तो भाई हम आज कागुराबाची मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। चैप्टर की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो कि बाप बेटे होते हैं, जिसमें से उसके पिता का नाम रुकुहीरा होता है और बेटे का नाम चिहिरो। वैसे ये लोग एक लोहार होते हैं जो कि तलवार बनाने का काम करते हैं, लेकिन भाइयों ये लोग कुछ ऐसी वैसी तलवार नहीं बनाते। ये लोग तलवार बनाने के लिए कुछ खास टेक्निक का यूज करते हैं। उन तलवारों में यूनिक पावर होती है और अगर आपने डीमन स्लेयर देखी है तो कुछ ऐसी पावर होती हैं। और धीरे धीरे करके चिहिरो भी अपने पिता से ये टेक्निक से सीख रहा होता है। वैसे उसके पिता तलवार बनाते समय काफी सीरियस होते हैं, लेकिन वहीं अपोजिट रियल लाइफ में वो काफी ज्यादा सिंपल और फनी होते हैं, यहाँ तक कि वो मछलियों से भी बातें करते हैं। ये देख चिहिरो कहता है कि आप फिर से मछलियों से बातें कर रहे थे ना। ये सुनकर उसके पिता थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। उसके फादर बताते हैं कि मछली ने मुझसे कहा कि वो अभी सीख रही है, जिस पर चिहिरो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि चिहिरो के फादर को वो मछली आखिर कैसे मिल गई। जब वो एक दिन मार्केट गए होते हैं तो लौटते वक्त उनकी नजर उसी गोल्डन फिश पर पड़ जाती है, जिसे देखते ही उन्हें काफी प्यार हो जाता है और वो उसे उठाकर सीधे घर ही ले आते हैं। वहीं ये मछलियां चिहिरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके पिता इनको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड उनकी ऐसी एक्साइटमेंट को देख चिहिरो को ऐसा लगने लगता है कि कहीं ये इन्हें खाने वाले तो नहीं है। और ये बात सुनकर चिहिरो के पिता एकदम हैरान ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात नहीं पता होती कि गोल्डन फिश को भी कोई व्यक्ति खा सकता है। इसलिए चिहिरो के पिता ठान लेते हैं कि वो उस मछली को प्रोटेक्ट करेंगे और हमेशा बचा कर रखेंगे। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट पर आती है जहाँ वो लोग अब भी तलवार बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक और व्यक्ति पहुँचता है जो कि चिहिरो के पिता का पुराना फ्रेंड होता है। चिहिरो के पिता अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि आखिर शहर कैसा चल रहा है, जहाँ पर शिवे बताता है कि शांतिपूर्ण से तो कोसों दूर है शहर, यानी कि शहर के हालात सही नहीं है। शिवा चिहिरो के फादर के पुराने फ्रेंड होने के कारण वो उनसे अक्सर मिलने आता रहता था। शिवा चिहिरो से कहता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, जिस पर चिहिरो कहता है कि हाँ बिल्कुल। एंड इस पर शिवा कहता है कि लेकिन मैं फिर भी तुमसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। वैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता एक अच्छे शिक्षक हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिताई युद्ध के दौरान उनका नाम लड़ने वाले लोगों के नाम से सबसे ऊपर था। तुम्हारे पिता ने जो भी तलवार बनाई उन सैनिकों से अधिक महत्वपूर्ण थी जो उन्हें संभाल रहे थे। तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि तुम्हारे पिता एक महान आदमी थे। लेकिन इस बात से भाई चिहिरो को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। शिवे कहता है कि लेकिन आप हर बात इस बात को सुनकर काफी खुश लगते हैं। तुम कड़ी मेहनत करो जिससे तुम एक दिन अपने पिता की तरह बनोगे। जिस पर चिहिरो बिलाए कि ये भी मैं सैकड़ों बार सुन चुका हूँ। और फिर वो वहाँ से जाते वक्त चिहिरो को एक नोट पकड़ाता है। वहीं उसके पिता का मूड बिल्कुल भी नहीं होता। वो चिहिरो से कहते हैं कि तुम लगभग 15 वर्ष के हो गए हो एंड इफ यू गोना बी बिकम ए ट्रू मास्टर, तो मैं तुम्हें बिजनेस के कुछ अनइंटरेस्टिंग पार्ट सिखाने वाला हूँ। वैसे इसके पिता के चेहरे को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उसे कुछ सिखाना भी चाहते हैं। जिस पर चिहिरो कहता है कि ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने आप पर सुधार कर सकूँ। मैं आपके लेवल तक पहुँचना चाहता हूँ एक ब्लैक स्मिथ के रूप में। लेकिन उसके पिता का अब भी मन नहीं होता, पर वो कहते हैं वेल आई अंडरस्टैंड। देन फिर वो लोग तहखाने के एक रूम में जाते हैं जहाँ पर एक तलवार रखी होती है और उसके पिता उसे कुछ तलवारों के बारे में बताते हैं। इवन ये भी बताते हैं कि तुम्हारे जन्म से पहले अधिकतर जो तलवारें थी वो नकली थी। चिहिरो कहते हैं कि जो युद्ध के दौरान यूज की गई थी वो क्या? उसके पिता कहते हैं कि हाँ, लेकिन फिर भी हमारी तलवारों ने नया मार्ग दिखाया और कई सारे लोगों की जान बचाई। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये सब पहले से ही पता होगा। तलवार सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने के लिए बनाई गई है और ये एक सच्चाई है और हम अपनी तलवारों द्वारा ली गई जिंदगियों का भार भी उठाते हैं। ये तलवारें गलत लोगों के हाथों में अच्छे लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सिमिस्त को अच्छे संस्कारों की आवश्यकता है, कमजोरों की रक्षा करना और बुराई का नाश करना। जो लोग भी तलवार उठाकर लड़ते हैं वो दृढ़ विश्वास वाले लोग होते हैं। डोंट फॉरगेट दैट कन्विक्शन। जल्द ही आप अपनी तलवार बेचेंगे जो कि आप अपने खुद के हाथों से बनाए होंगे। जब आप किसी को आप अपनी तलवार सौंपते हैं तो कई चीज आपके विवेक पर भार डालते हैं। ये सारी बातें जानकर चिहिरो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए तैयार हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। ये बात सुनकर उसके पिता काफी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे काफी आशा है और ये बात कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चिहिरो उन्हें याद दिलाता है कि अभी आपको अपनी बांस साफ करनी है। एंड ये सुनकर कहते हैं कि अरे हाँ, अभी तो मुझे बांस साफ करनी है। लेकिन भाई तभी सीन शिफ्ट होता है 38 महीने आगे, यानी कि लगभग 3 साल बाद। और हमने अभी जितनी भी स्टोरी देखी वो एक फ्लैशबैक था और स्टोरी अब प्रेजेंट पर आती
आती है, जहाँ कुछ गुंडे कुछ लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन वो लोग एक बंदी को छोड़ देते हैं उससे पूछताछ करने के लिए एंड उससे पूछते हैं कि तुम अपने सभी दोस्त भाइयों का नाम बताओ जो भी लिबरेशन आर्मी में है। लेकिन वो बंदा कहता है कि याकूब यानी कि तुम्हारे आने से पहले इस शहर में शांति थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद जमीन पैसा सब कुछ जबरदस्ती हमसे छीन लिया गया। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुम एक गंदगी हो जो कि हमारे शहर को धीरे धीरे खा रही है। ये सब सुनकर गुंडों का जो लीडर होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और उसे बेरहमी से पीटने मारने लग जाता है। देन फिर से वो उससे पूछताछ करने लगता है, जिस पर वो बंदा कहता है कि क्या तू कोई सॉर्सरर है? एनी अडल्ट कैन ट्रेवल, इट्स डज नॉट मैटर, फियर इट्स नॉट एनी एक्सक्यूज टू सरेंडर। तभी हम वहाँ पर एक और आदमी को देखते हैं जो कि शायद उनका बॉस होता है। वो उस बंदे के जैसे ही पास जाता है, जमीन के नीचे से कुछ जड़े या कर्ज टाइप निकल कर उस कैदी के गले को पूरी तरह से जकड़ लेती है। वो बॉस कहता है कि देखो मैंने अपना वेतन कवर कर लिया, पता है मुझे लगता है कि ज्यादातर मामलों में साहस अज्ञानता से पैदा होती है। और वही लिबरेशन आर्मी का बंदा वो पूरी तरह से जड़ या कर्ज टाइप में पूरी तरह से जकड़ चुका होता है। देन वो बॉस टाइप आदमी सभी मेंबर्स को कहता है कि अगर तुम इसी तरह भुगतान करते रहोगे तो मेरी आंखें हमेशा बंद रहेंगी। लेकिन जब इस प्रकार का व्यक्ति सामने आता है तो मैं काम को करने के इस तरीके से चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता। देन फिर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ हम ट्रेन को देखते हैं, जिस ट्रेन में चीरो और शिवा दोनों होते हैं। वहीं शिवे के हाथों में मछली होती है जो कि चीरो को ऑफर कर रहा होता है, लेकिन वो इससे मना कर देता है। तभी शिवा चीरो के चेहरे पर लगे घाव के बारे में पूछता है, जिस पर चीरो कहता है कि तुम ऐसे पूछ रहे हो, क्या तुम इस घाव को ठीक कर सकते हो? शिवा कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। जिस पर चीरो कहता है कि जब भी मैं अपना मुंह धोकर शीशे में देखता हूँ तो मैंने इस पर ध्यान दिया और मैं वो दिन कभी भी नहीं भूल सकता, और हर दिन की शुरुआत मेरी एक नई नफरत से होती है। जिस पर शिवे कहता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही जियोगे तो तुम पूरी तरह से टूट जाओगे। जिस पर चीरो कहता है कि तो क्या मुझे इस पर रुक जाना चाहिए? शिवे इसके बारे में सोचता है। तभी ट्रेन रुक जाती है। वो लोग एक स्टेशन में पहुंच चुके होते हैं, जहां चीरो शिवे से पूछता है कि क्या याकूब उनसे जुड़ा हुआ है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है। शिवा बताता है कि मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जितने भी हमें सबूत मिले हैं वो सारे के सारे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, और तुम तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। जिस पर चीरो कहता है कि पहले हमें यहाँ की सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग लिबरेशन आर्मी के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वहीं सामने उन लिबरेशन आर्मी के बंदों को मारकर लटका दिया गया होता है। शिवा कहता है कि यकीनन उन लोगों ने याकूब पर हमला करने की कोशिश की होगी, तभी इनका हाल ऐसा हो गया। और वहाँ पर मौजूद लोग लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि लिबरेशन आर्मी जो होती है वो आम जनता के लिए ही लड़ रही होती है। चिहिरो कहते हैं कि मुझे इनके ठिकाने पर ले चलो। वहीं याकूब के गैंग मेंबर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और यहाँ वहाँ की चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक चाकू आता है जिससे एक का सर उड़ जाता है। ये देखकर वो लोग कुछ समझ ही पाते, तब तक चिहिरो उनके बीच पहुंच जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ करना तुम्हारी गंदी बातों में टांग अड़ाने के लिए, और वो एक साथ ही दो और लोगों का सर उड़ा देता है। वहीं अंदर गैंग का जो लीडर होता है वो अब भी लिबरेशन आर्मी के उस बंदे से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई इतनी मार पिटाई खाने के बावजूद भी वो एक शब्द नहीं बताता। वो लोग उसे काफी टॉर्चर भी करते हैं एंड उनका गैंग लीडर कहता है कि मुझे काम खत्म करके अपने फैमिली के पास भी जाना है। जिस पर लिबरेशन आर्मी का बंदा कहता है मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है। तभी वो गैंग लीडर कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन हमारे पास तुम्हारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपकी एक छोटी बहन है ना? एंड उनका गैंग लीडर कहता है कि इसकी बहन को यहाँ उठाकर ले आओ। लिबरेशन आर्मी का बंदा बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी बहन यहाँ पर आकर टॉर्चर हो, तो वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो लोग उसकी बहन को यहाँ लाने के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकते। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं एक आदमी दो टुकड़ों में कट जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर चिहिरो पहुंच चुका होता है और उसके पास जितने भी बंदे मौजूद होते हैं उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और ऐसा खतरनाक नजारा देखकर तो उसकी लीडर की भी फट जाती है। वो कहता है कि आखिर गार्ड कहाँ गए और आखिर ये व्यक्ति है कौन? जिस पर शिवे उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि आपके मुखिया लोग तो बाहर धमाल मचा रहे हैं, और तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसके पिता रुको हीरो थे जो कि एक महान लोहार थे, जो कि अपनी तलवार बनाने के लिए एक खास टेक्निक का इस्तेमाल किया करते थे। वहीं उन गुंडों के लीडर की काफी फटी पड़ी होती है। वो कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर चिहिरो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और इसके बाद मैं तुम जैसे कचरों को जीने नहीं दे सकता, और वैसे भी तुमने
मुझे तलवार चलाते हुए देख लिया है तो तुम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने वाले। ये देखकर उसके लीडर की तो इतनी ज्यादा फट जाती है, वो कहता है कि भैया मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, और अपने बचे हुए सभी मेंबर को उस पर अटैक करने के लिए कह देता है। तभी हमें सीबे बताता है कि रुको हीरो जो भी तलवार बनाता था उनमें जादू डाल देता था। उसकी बनाई गई तलवारों में यूनिक मैजिक फोर्स पावर होती है, और जैसे ही चीरो अपनी तलवार निकालता है वो अपनी उसी टेक्निक का यूज करता है जिसमें एक बड़ी सी फिश भी होती है। ये टेक्निक कुछ ऐसी ही होती है जिसे आपने डीमन स्लेयर में देखा होगा। ये टेक्निक कुछ उसी तरह की होती है लेकिन थोड़ा सा हटके। देन इसके बाद उन गुंडों को सोचने तक टाइम नहीं मिलता और वो लोग नरके के द्वार पहुंच चुके होते हैं। वो एक झटके में ही वहां पर मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। सीबे ये भी बताता है कि चिहिरो के पास ये एक आखिरी तलवार है। इसके बाद सीबा मस्त सुट्टा फूंकने के बाद अंदर जाता है जहाँ चारों तरफ खून लाशें एकदम बिखरी पड़ी होती है। वो पूरा कमरा खून से लथपथ हो चुका होता है। जिसके बाद चिहिरो उन्हीं के लीडर से किसी हिकासु के बारे में पूछता है और वो सब भी जो कुछ भी वो जानता है। उस लीडर की तो फट के हाथ में आ चुकी होती है। वो डरते हुए कहता है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, जहाँ चिहिरो कहता है कि मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ जो तुम्हें आदेश देता है, द हेड ऑफ डेट सॉर्सरी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर बेटा तूने किसी भी प्रकार का चुतियापा दिखाया तो मैं तुझे भी तुम्हारे दोस्तों की तरह नर्क के रास्ते दिखा दूंगा। वहीं सीबा उस लिबरेशन आर्मी के बंदे को वहाँ से आजाद कर देता है। वो लीडर कहता है कि अगर तुम उसे ढूंढ रहे हो तो तुम पूरी तरह से पागल हो, वो एक राक्षस है, राक्षस। चिहिरो कहता है कि भले ही वो एक राक्षस है, वो ना तो मुझसे बचने वाला है और ना ही वो मुझे रोक सकता है। मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा। एंड इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और चिहिरो किसी हिसाकू को खोज रहा था और वो कौन है जो इतना ज्यादा ईवल है। एंड इन सब के बारे में हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय।